हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। मेरा नाम है भावेश और आज मैं डिस्कस करूंगा यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस का पेपर। ठीक है। इसका प्रीलिम्स पहले हो चुका था जिसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया बेस्ड ऑन द प्रीलिम्स में जितने लोग क्वालिफाई किए थे उसके बेस पे ये मेंस का एग्ज़ाम आज 28 सितंबर 2025 आज इनके पेपर थे दोनों शिफ्ट में। तो ये उसका पेपर 2 है, सेकेंड पेपर 2। इसमें एज यूजुअल 25 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज से रिलेटेड होते हैं और बाकी 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। तो शुरू के जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल स्टडीज से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ एंशियंट विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर साम्राज्य की, मतलब प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर हम्पी होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर कौन थे? तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये मतलब डिफरेंट सोर्सेज से जो मुझे अभी तक मिला है उनके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या होना चाहिए। बाकी आयोग इनका रिलीज करेगी आंसर की, तब आप इनसे मैच कर सकते हैं। बट ये प्रिलिमिनरी है जिसके बेस पे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैच है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो पहला जो लिस्ट है उसमें हिस्टोरियन का नाम दिया हुआ है और दूसरा जो लिस्ट है उसमें है नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। तो सर जॉन लॉरेंस एंड सिलिली ये जो था ये सैनिक विद्रोह से रिलेटेड है। आप मैं कलर यहाँ मैच कर दिया हूँ, कलर से देख लीजिए। दूसरा है बेंजामिन डायसराइल, ये था आपका राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह से रिलेटेड थे। तीसरा आपका वीर सावरकर, और वीर सावरकर जो था वो आपका प्लैंड वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थे, जो रिवोल्ट था उनका 1857 वाला। और चौथा है टी.आर. होल्म्स। टी.आर. होल्म्स जो था ये आपका ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म। ठीक है, यानी सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष, तो उसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का बात किस शेड्यूल में किया जाएगा? बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ये आपका 7th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का जिक्र किया गया है। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। फॉर विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरोज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव को पद्धति कहाँ से लिया गया, किस कंट्री से लिया गया था? तो ये आयरलैंड से लिया गया था, इसलिए डी इसका, यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड का संविधान से लिया गया था, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, एक एसर्शन है दूसरा रीज़न है। तो कह रहा है कि इसके कौन सा सही है और उसका एक्सप्लेनेशन। एसर्शन रीजन में जैसे आपको पता ही होगा कि अगर हम पहला पढ़ें, एसर्शन में दिया हुआ है कि द बॉम्बे एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 अगस्त 1852। द बॉम्बे एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 अगस्त 1852। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसका रीज़न अगर देखें, द बॉम्बे एसोसिएशन सपोर्टेड द रिवोल्ट, ये सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह का सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश। ये न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश किया गया था 1875 ईस्वी में। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया था, सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये था हेलेना ब्लवत्स्की। हेलेना ब्लवत्स्की के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में ये इस्टेब्लिश किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी।
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज द पूना पैक्ट, पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ये 24 सितंबर 1932 पे 32 में पूना पैक्ट पे ये हुआ था, साइन हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में ये एग्रीमेंट था। ठीक है। इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन ऑफ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट मेंशन? किस आर्टिकल में मेंशन है? ठीक है, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये आर्टिकल 315 में मेंशन है। अगर पार्ट में देखें तो ये पार्ट 14 हो जाएगा, पार्ट 14 का आर्टिकल 315। ठीक है। नाउ कम टू 11। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इंगेज इन प्राइमरी? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो इंगेज होता है उसका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है। बाकी आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी में आता है, बैंकिंग टर्सरी में आता है। ठीक है, सर्विस भी प्राइमरी में नहीं आता है, तो ये उसका एग्रीकल्चर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टेब्लिश? ये 1972 में स्टेब्लिश किया गया था, 20 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अगेन मैच कराना है, पहले लिस्ट जो दिया वो स्टेट है और दूसरे लिस्ट में नेशनल पार्क है। तो जो मालेघाट है वो आपका महाराष्ट्र में है, इसलिए ए का होगा मालेघाट। जो सिमलीपाल है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है, सिमलीपाल उड़ीसा, बी का 1 हो जाएगा, ए का ऑलरेडी बता दिया मालेघाट। और बिहार में आपका जो है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अभी आप बीपीएससी अगर दिए होंगे तो ज़रूर आप पढ़े होंगे, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और तमिलनाडु में आपका है कलक्कड़। ठीक है, कलक्काड़ जो है वो तमिलनाडु में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2143। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो जो हॉर्टिकल्चर होता है ऑब्वियस सी बात है, ये कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल के लिए होता है, तो ये करेक्टली मैच्ड है। शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर झूम के लिए होता है, ये भी करेक्टली मैच है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर रबड़ में ये सिंगल क्रॉप होता है, तो उसके लिए होगा, तो सी भी करेक्ट है। और जो सीरीकल्चर होता है वो आपको सिल्क वार्म के लिए, मतलब जो रेशम के धागे निकलते हैं उसके लिए किया जाता है, राइस के लिए नहीं होता है, तो ये इसका गलत है। तो डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कौन सा नहीं करेक्टली मैच है, तो डी करेक्टली मैच नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेगालोपोलिस इन द टेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्बन ज्योग्राफी? तो अर्बन ज्योग्राफी में ये था जैन गोटामैन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बीपीएससी में एक बार। ठीक है, तो जीन गोटामैन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फ्रेंच ज्योग्राफर थे। ही हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट इन 1961। ये जो मेगालोपोलिस का कॉन्सेप्ट था ये 1961 में ये फ्रेंच ज्योग्राफर जैन गोटामैन ने दिया था, गोटामैन। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स इन द फ्लोरा एक्सिस इज टर्म एज, उसको इनफ्लोरेंस कहते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेल थ्योरी वाज रिप्रेजेंटेड बाय, सेल थ्योरी स्वान, सेजन एंड स्वान के, स्लाइडेड एंड स्वान के ने दिया था सेल थ्योरी, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 18 में आपका एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो एसर्शन में कह रहा है द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। ठीक है, तो ये सही कह रहा है, 2 मिनट पहले से दिख जाता है। और दूसरा रीजन में कह रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस मतलब अगर हम एसर्शन में देखें तो हिंदी में पढ़ता हूँ मैं, सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, सही है। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही ये हमें 2 मिनट पहले दिखता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मेरे हिसाब से बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो इसके आप कमेंट में कर सकते हैं कि जो भी आपको डाउट लगे आप उसमें विथ एक्सप्लेनेशन आप कमेंट कर सकते हैं। 19 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो ध्यान रखना ये नोट कह रहा है। तो पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसको ऑस्मोसिस नहीं, वाटर मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो था ऑस्मोसिस होता है, तो ये गलत है आपका, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है।
तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी देखेंगे तो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आपका डिफ्यूजन के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूजन के कारण होता है ना। डिफ्यूजन कहते हैं उसको, जो मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब का डिफ्यूजन हो जाएगा। डी नंबर कहता है नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये भी करेक्टली मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है, सिर्फ ए जो है वो मैच नहीं है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फेवरेबल कंडीशन होगा? तो उसके लिए हाई प्रेशर चाहिए और लो टेम्परेचर चाहिए, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन ऑफ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। सेपरेट, ये फिर से रिपीट हो गया, सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 20 तक कर लिया। तो अब 21वां क्वेश्चन आएगा। 21वां क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग बुक विथ देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑथर। दो दिया हुआ है, एक साइड बुक है आपका और एक साइड ऑथर है, तो इसको मैच कराना है। तो दिया सलाई, ये जो बुक है इनको लिखे कैलाश सत्यार्थी जी ने, तो इसका 3 हो जाएगा। नौकर की कमीज, इसको विनोद कुमार शुक्ला लिखे हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। और छौंक, छौंक जो है वो आपका कोई पांडे जी दिखा रहे थे इसमें, बट अगर आप बाकी को देखें, जैसे मुझे पहचानो, ये जो है आपका संजीव जी ने लिखे हैं। तो इस बेसिस पे जो इसका हो जाएगा छनक, वो आपका अभिजीत बनर्जी हो रहा है, बट इनको कोई पांडे दिखा रहा था, इसलिए थोड़ा सा आप इसको, मैं राउंड अप करता हूँ, आप इसको मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। आप इसका डिस्कस कर सकते हैं कि इसका आपको क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें कह रहा है हु ज्वाइन 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड। सेबी का 11th चेयरमैन कौन है? 11th चेयरमैन जो था है वो है आपका मधुबाई पुरी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुबाई पुरी। नहीं नहीं नहीं, ये इसमें मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ, ये इसका नहीं होगा सही आंसर। इसका 11th चेयरमैन जो था वो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप सी में देखेंगे तो तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मार्च 1 मार्च को 2025 को इन्होंने इसको ज्वाइन किया गया सेबी को, ठीक है। इससे पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू से ये आए हुए थे, प्रीवियस रोल का उसमें था सेक्रेटरी का, ठीक है। अभी ये एज ए 11th चेयरमैन सेबी के ये ज्वाइन किए हैं 1 मार्च 2025 को। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। और इस क्वेश्चन में भी आप ये हटा दीजिए, छौंक जो है वो, छौंक जो है उसको अभिजीत बनर्जी ही लिखे हैं, इसलिए इसका सी ही करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। अभिनव बिंद्रा वॉन द गोल्ड मेडल इन द बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा आपको पता है ये एक ही वो है जो 10 मीटर मतलब एयर राइफल के उसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, 2 स्टेटमेंट दिया है। एक में कह रहा है कि अटल पेंशन योजना वाज लॉन्च ऑन 1 जून 2017, नहीं 1 जून 2017 को नहीं, 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। तो ए स्टेटमेंट इसका गलत है। और दूसरा कह रहा है ऑल अकाउंट होल्डर ऑफ द एज ग्रुप, हाँ ये 18 से 40 ईयर के बीच में जो रहता है वही एलिजिबल है। तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, नहीं ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 1, हाँ ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 कह रहा है द डिसीजन टू सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी। अभी इंडस वाटर ट्रीटी बड़े उसमें थे, इस पे तो मतलब न्यूज़ में थे पाकिस्तान को लेके, क्योंकि वो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द तो नहीं मतलब स्थगित कर दिया है तत्काल के लिए गवर्नमेंट ने। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा था जो कि अभी बीपीएससी में भी पूछा गया था, यूपीपीएससी ने पूछ ही लिया। तो इसमें ये कह रहा है कि पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद हुई सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति के बैठक में सिंधु जल संधि के निलंबन का निर्णय हुआ। यह संधि पाकिस्तान के साथ किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? द डिसीजन ऑफ सस्पेंडेड, सेम चीज़
पहलगांव टेररिस्ट अटैक के बाद हुआ ये सस्पेंड। ठीक है, सबको पता है पहलगांव टेररिस्ट अटैक अभी बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट था। तो ये 1960 में हुआ था ये हस्ताक्षरित। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू टेक्निकल पोर्शन। ये जो 25 क्वेश्चन थे ये आपके जनरल स्टडीज़ के रिलेटेड थे। अब जो मैं डिस्कस करूंगा वो आपका टेक्निकल क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन टेक्निकल में है, ये पूछ रहा है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल का प्रिंसिपल क्या होता है? पैरेललिज्म। ठीक है, वैसे सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है? होल टू पार्ट। ठीक है, दो प्रिंसिपल है। बाकी जो यहाँ पे दिखा है ट्रेंगुलेशन, रेंजिंग, ट्रेवर्सिंग, ये मेथड्स यूज इन द सर्वेइंग में जो मेथड हम यूज करते हैं उसको दिखाया है। तो यहाँ प्रिंसिपल पूछ रहा है पैरेललिज्म, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से निकालना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप इज अलोंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। नहीं, ये शॉर्टेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के उसमें होता है, लॉन्गेस्ट में नहीं होता है। तो ए इसका इनकरेक्ट है, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ए हो जाएगा। और बाकी अगर देखें टू कंटूर लाइन इंटरसेक्ट, हाँ ओवरलैंगिंग क्लिफ में, ये वर्टिकल क्लिफ में ये इंटरसेक्ट करता है, ये भी सही है, मतलब ये करेक्ट है। इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द कंटूर आर नॉट इंटरपोलेटेड, ये भी करेक्ट है। स्टीपेस्ट स्लोप ऑफ वाटर सेट अक्रॉस द कंटूर एट राइट एंगल, हाँ ये राइट एंगल पे होता है तो ये भी सही है। तो बी सी डी सही है, ए ही इसका गलत है जो करेक्ट आंसर होगा। सॉल्विंग द 3 पॉइंट प्रॉब्लम यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड से 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो प्लेन टेबल से रिलेटेड है ये। द स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स इज गुड, स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स गुड होता है कब? जब विद इन ट्रेंगल में आता है, ये विद इन द ट्रेंगल फॉर्म बाय द 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग जब सन एट नून, दोपहर के समय की बात है, इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर में है, तो इनका जो मैग्नेटिक बेयरिंग है वो कितना दिया? 167 डिग्री। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपको निकालना है। तो क्या होता है? ट्रू बेयरिंग माइनस मैग्नेटिक बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ट्रू बेयरिंग आपका क्या होगा उस समय? 180 डिग्री। जब 167 है तो 180 डिग्री, जब 180 से ऊपर आता है तो 360 लेते हैं। तो 180 माइनस 167 तो आपका यहाँ कहीं आएगा। तो ये किधर हो रहा है? ईस्टर्न की तरफ। तो आपका 13 डिग्री किधर होगा? ईस्टर्न। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ए निगेटिव रीडिंग इन द लेवलिंग डाटा मीन्स। निगेटिव रीडिंग का क्या मतलब होता है लेवलिंग डाटा में? निगेटिव का मतलब होता है केप्ट अप साइड डाउन, अप साइड को डाउन के रूप में। जैसे आप अगर मान लो किसी सीलिंग लेवल से आप लेवलिंग कर रहे हो, सीलिंग से नीचे की तरह लेवलिंग कर रहे हो, तो उसमें निगेटिव आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो केप्ट अप साइड डाउन, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूमुलेटिव एलिमेंट। क्यूमुलेटिव नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा संयाची तात्विक विष है? मतलब कौन सा टॉक्सिक है? ये जो भी एलिमेंट दिया हुआ उसमें से कौन सा टॉक्सिक है? तो आपको पता है कि मरकरी, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम ये सब टॉक्सिक होता है। तो कैडमियम टॉक्सिक में आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर फिश हैबिटेट इन ए रिवर द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन रिवर में कितना रहता है? 4 ppm फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ वाटर। ऑर्डर ऑफ वाटर मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको कहते हैं ऑल्फैक्टोमीटर। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करें तो ये ईएमएफ को मेजर करता है। ग्रेविमीटर ये लोकल एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी को मेजर करता है। ठीक है, और टिंटोमीटर जो है वो कलर ऑफ द सब्सटेंस, कलर को मेजर करने के लिए टिंटोमीटर हम यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल्फैक्टोमीटर होगा, जो कि कंसंट्रेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द ऑर्डर को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है द सैनिटेशन सिस्टम इन विच ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर इज अलाउड टू इंटर इन द सैनिटरी सीवर एंड द रिमेनिंग स्टॉर्म वाटर फ्लोज इन सेपरेट सेट ऑफ सीवर। तो उसको कहते हैं पार्सली सेपरेट सिस्टम। ठीक है, जो थोड़ा सा अमाउंट होता है, क्या कह रहा है? रिमेनिंग स्टॉर्म वाटर फ्लो इन ए सेपरेट सेट। जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो सेपरेटली एक सीवर का सेट होता है उसमें फ्लो करता है। तो पार्सली सेपरेट सिस्टम इसका करेक्ट आंसर होगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एरिया ऑन ए कंटूर मैप। ठीक है, तो कंटूर मैप पे जो एरिया मेजर करते हैं उसको हम प्लानीमीटर कहते हैं। ठीक है, प्लानीमीटर आप यूज करते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्वेइंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए।
द टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्विंग, ऑब्वियसली बात है, टेकोमेट्रिक मेथड जनरली अनडाइल्यूटेड एरिया के लिए यूज करते हैं, मतलब रफ और अनइवन टेरेन। तो बी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपका हिली हो गया, रिवर वैली हो गया, इन सब में आप टेकोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है कि एक 3 डिग्री का कर्व है, ब्रॉड गेज, रेलवे का क्वेश्चन है ये। ब्रॉड गेज में 3 डिग्री का कर्व दिया है, स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, तो उसके इक्विवेलेंट कैंट क्या होगा। तो आपको पता है कैंट निकालने का फार्मूला, तो हमें पहले डिग्री दिया है तो हम रेडियस ऑफ कर्व निकाल सकते हैं। कैसे? तो अगर आप 30 मीटर के चेन यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, 1720 डिवाइड बाई डी, ये 50 नहीं, यहाँ 20 होगा, तो 1720 डिवाइड बाई 3 अगर इस पर करेंगे तो ये जो आर की वैल्यू निकल के आएगी 573.33, यानी 575 के आसपास। तो इनका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जी वी स्क्वायर बाय 127। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है जी वी स्क्वायर बाय 127 आर। तो जी आपका क्या है, ब्रॉड गेज के लिए 1.676 होता है, ये सबको पता है। वी आपको दिया है 70, तो 70 का स्क्वायर 70 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 127। ये फार्मूला डिराइव होता है, ये आपको स्टैंडर्ड फार्मूला रटना पड़ेगा कैंट निकालने के लिए। डिवाइड बाई 127 इंटू आपने आर की वैल्यू निकाली 575, तो जब इसमें पुट कर दोगे तो यू विल गेट 0.1125। तो ये मीटर में निकल के आएगा, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 11.25 इसका ई जो है करेक्ट आंसर है, इन्होंने करेक्ट निकाला है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन ऑफ VG40 ग्रेड बिटुमेन एज स्टिपुलेटेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड IS 73/2013। तो IS 73/2013 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ 4 ग्रेड दिया हुआ है बिटुमेन का, VG10, VG20, VG30 और VG40। तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन है वो 35 निकल के आ रहा है, 35 mm। तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तब भी मैं इसको मार्क किया हूँ कि आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। किसी ने इसका 45 भी वो कर रखा है, मार्क कर रखा है कि 45 होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 35 होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। तो आप देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इन शंटिंग सिग्नल इफ द रेड बैंड ऑफ द डिस्क इज हॉरिजेंटल पोजीशन इट इंडिकेट्स। अगर हॉरिजेंटल पोजीशन में है तो वो स्टॉप को इंडिकेट करता है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40, इन ए वर्टिकल कर्व एन अपग्रेड, देखिए अपग्रेड दिया यानी +2% फॉलोड बाय डाउन ग्रेड यानी -2%, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.05% पर 20 मीटर चेन, द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व विल बी। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए ऐसे लग रहा है न्यूमेरिकल, लेकिन इतना ईजी क्वेश्चन है, आप ऐसे ही कर सकते हैं इसको। तो 2% अप 2% डाउन, तो 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू क्या निकालते हैं 2, अब माइनस डाउन ग्रेड, तो डाउन ग्रेड ऑलरेडी माइनस में होगा, तो 2 + 2 हो जाएगा। तो ये 4% आपका निकल गया n की वैल्यू। और जब आप लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व क्या होता है, n इंटू लेंथ ऑफ द चेन, मतलब n इंटू जो भी ग्रेडियंट आपका दिया हुआ है, यानी n डिवाइडेड बाय 0.05% होगा। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 0.05 होगा तो 0.05 पर 20 मीटर, 20 ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए लेंथ ऑफ चेन ऊपर आ गया। तो 4 इंटू लेंथ ऑफ चेन डिवाइडेड बाय जो भी आपका मतलब रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो 0.05 दिया है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1600। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Now come to question number 41. If the average center to center spacing of a vehicle is 30 meter, then the basic capacity of the traffic lane at a speed of 60 km per hour. तो स्पीड दिया हुआ है 60 km per hour, ठीक है, और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया हुआ है 30। तो आप इसको कैसे निकालते हो, फार्मूला आपको पता है, सी जो कैपेसिटी निकालोगे आप, कैपेसिटी तो पूछा है, बेसिक कैपेसिटी, C इज इक्वल टू 1000 V/S, ये फार्मूला होता है, हाईवे का क्वेश्चन है। तो 1000 इंटू V का वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 और डिवाइड बाय S आपको 30 दिया है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 2000। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेंटिलेशन ऑफ सीवर लाइन इज नेसेसरी टू। सीवर लाइन में वेंटिलेशन क्यों देते हैं, तो उसके ये क्वेश्चन है। इसमें से कह रहा है कि विच अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो अवॉइड बिल्डिंग ऑफ
सीवर गैसेस, सही बात है, ये तो करेक्ट है। एंश्योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द वेस्ट वाटर सरफेस, एंश्योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको भी एंश्योर करता है, दो भी करेक्ट है। एंश्योर द सेफ्टी ऑफ सीवर मेंटेनेंस ऑफ पीपल, इसको भी करता है, ये तीन भी सही है। प्रोवाइड ऑक्सीडेशन फैसिलिटी, ऑक्सीडेशन फैसिलिटी थोड़ी देते हैं, तो चार गलत हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। ए सेडिमेंटेशन टैंक 400 मीटर क्यूब कैपेसिटी, देखिए इसका कैपेसिटी दिया है 400 मीटर क्यूब। वाटर विथ ए सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ 1000 मिलीग्राम पर लीटर, सस्पेंडेड सॉलिड का कंसंट्रेशन दिया है 1000 मिलीग्राम पर लीटर। द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द टैंक, तो सस्पेंडेड सॉलिड का कितना अमाउंट बचेगा, तो 1000 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, आप इसको कन्वर्ट कर लो 1000 को। तो देखो इसका ना मैं यहाँ पे कर रखा हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए। तो 1000 मिलीग्राम पर लीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर लेंगे उसमें, तो 1000 इंटू 1/10⁶ इंटू 1000, तो 1 kg पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी मिलीग्राम पर लीटर को kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया हूँ मैं, सिंपल, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट कर लीजिए और फिर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V, C आपका 1 kg पर मीटर क्यूब आ गया, 400 मीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 400 kg, तो इसका B जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला फॉर कोगुलेंट कॉपरस, कॉपरस का केमिकल फार्मूला FeSO4 7H2O, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट रिक्वायर्ड फॉर ए सीवेज फ्लो 16 mld, 16 mld जो एक यूनिट का होता है वो आपका 4 mld होता है, तो 16 के लिए कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें देखूं आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 45, तो हम एक फिल्टर के लिए एज्यूम कर लिए कि 4 mld के आसपास होता है, ठीक है। तो 16 mld दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ यूनिट कितने हो जाएंगे, 16 डिवाइड बाई 4, तो 4 यूनिट हो जाएंगे। तो अगर हम ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट रिक्वायर्ड, ठीक है, तो इसके हिसाब से तो 4 यूनिट रिक्वायर्ड है, लेकिन एक स्टैंड बाय पे रखते हैं, तो 4 + 1 5, तो इसका आंसर 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा एम्बिग्विटी है, आप इसको इसमें कमेंट कीजिए कि इसमें आपने क्या मार्क किया है, 4 या 5। अगर हम स्टैंड बाय कंसिडर करते तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अगर नहीं करते तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू ब्रून्स कर्व ट्रैप इफिशियंसी इंक्रीजेज विथ, जैसे ही आप कैपेसिटी टू इनफ्लो रेशियो को बढ़ाएंगे तो आपका जो ट्रैप इफिशियंसी होगा ईटा वो बढ़ेगा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द हेड लॉस काउज ड्यू टू सडन एक्सपांशन ऑफ पाइप फ्रॉम एरिया A1 to A2 एंड द वेलोसिटी V1 to V2। तो सडन एक्सपांशन का लॉस क्या होता है, V1 - V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। तो जब आप इसमें पुट करेंगे इसका वैल्यूज़ है ना, V1 को कन्वर्ट करेंगे और फिर कॉमन लेंगे V1² बाय 2G, तो आपका ये निकल के आएगा 1 - A1/A2, तो 20 का करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कह रहा है कि मूडीज चार्ट जो होता है वो क्या होता है, एक लॉगरिथमिक चार्ट होता है बिटवीन फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इफ साई इज इक्वल टू 2xy द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट 2 - 2, इस पॉइंट पे निकालना है। साई की वैल्यू 2xy है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा इसका, आप देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 49। तो u इक्वल टू क्या होता है, डेल साई बाय डेल वाई, तो जब इसमें आप पुट करेंगे तो डेल वाई और साई का डेल डिवाइड बाय डेल वाई, किसका साई की वैल्यू क्या है 2xy, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y 1 हो जाएगा, तो ये 2x आ जाएगा u की वैल्यू। सिमिलरली v निकालेंगे डेल v बाय डेल x, ये निगेटिव में होता है, तो -del/del x इंटू 2xy, तो x के साथ है तो ये क्या हो जाएगा 2y, लेकिन निगेटिव साइन बाहर रहेगा, तो इसी को 2 - 2 पे आप कैलकुलेट करिए, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x था, 2 पॉजिटिव है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और v की वैल्यू क्या हो जाएगा, v की वैल्यू है -2 × y,
तो -2 और y का वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो जाएगा 4। अब इसको मैग्नीट्यूड निकाला है तो √4² + 4² यानी √32। तो 32 का रूट क्या होगा 4√2, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 50। द स्केल इफेक्ट इन मॉडल्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। स्केल इफेक्ट पॉजिटिव भी कर सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है, दोनों हो सकता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, टोटल 125 क्वेश्चन है, तो आधा ही इस वीडियो में कवर करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 भी लेते हैं। द स्ट्रीम लाइन ऑफ ए फ्लो 51 स्ट्रीम लाइन ऑफ ए फ्लो नेट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल concentric circle है। if the velocity at a radius of 0.6 meter is 2.7 meter per second, then velocity at radius 0.9 meter will be 0.9 मीटर पे क्या होगा। तो इसको भी मैं यहाँ कैलकुलेट किया हूँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी v1 r1 = v2 r2। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगा v1 r1 / r2। तो v1 आपका 2.7 दिया है और r1 की वैल्यू 0.6 है, r2 की वैल्यू आपको 0.9 दिया हुआ है, तो आप v2 निकालेंगे तो 1.8 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इसमें ये सर्वेइंग से क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दिया हुआ है, देखिए 52 क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ए 20 मीटर स्टील टेप हैज क्रॉस सेक्शन 4 मीटर, एरिया दिया है 4 mm², और ई की वैल्यू दी हुई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की, स्टील का टेप है, तो स्टील की इलास्टिसिटी दी हुई है आपकी कितनी 200 GPa, मतलब गीगा पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, तो 200 GPa दिया हुआ है। द टेप वाज स्टैंडर्ड पुल का वैल्यू दिया 120 न्यूटन और पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट 80 न्यूटन। तो करेक्ट लेंथ क्या होगा इसका 20 मीटर मेजर्ड इज। तो करेक्ट लेंथ निकाला, डेल इसका फार्मूला होता है डेल एल = जो मेजर्ड पुल होता है PM माइनस स्टैंडर्ड पुल PS × L/AE। तो PM आपका 80 दिया है, -120 × 20, और A की वैल्यू आपको 4 mm² है, मीटर में कन्वर्ट कर दी 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक, और E की वैल्यू 200 गीगा पास्कल में दिया है, 10⁻9 कर दिया तो पास्कल आ गया। तो इस पे जब पुट करेंगे आप तो ये वैल्यू घट के आ जाएगा -40, और -40 × 20 डिवाइड बाय 4 दूना 8, 800 × 10⁻3, यहाँ 9 है, यहाँ -6 है, तो 10⁻3, और ये आपका कट कुटा के निकल के आएगा ये 1 × 10⁻3, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए -0.001। तो ये आपका डेल्टा एल आया, तो करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगा 20 मीटर का है, तो 20 प्लस जो भी आपका डेल्टा एल आया तो निगेटिव में है, तो माइनस हो जाएगा, तो 19.999, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। ऑन ए वर्टिकल फोटोग्राफ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल फोटोग्राफ है तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेडियल होगा, कहाँ से, प्रिंसिपल पॉइंट से, फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर वो टिल्टेड फोटोग्राफ होता तो नादिर पॉइंट इसका करेक्ट आंसर होता, सी। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आप इसमें से चूज करना है कि ट्रेंगुलेशन इज यूज फॉर फिलिंग इन द डिटेल्स, तो ए इसका करेक्ट है, ट्रेंगुलेशन इज यूज फॉर द फिलिंग इन द डिटेल्स। ट्रेंगुलेशन इज रेफर टू एज सिस्टम ऑफ मल्टीप्लाइंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, तो ये भी इसका करेक्ट है, उसको वो करता है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को कंट्रोल वो करता है ट्रेंगुलेशन। ठीक है, जबकि फॉर हाईवे ए सिस्टम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज मोस्ट सुटेबल, ऐसा जरूरी नहीं है, ट्रेंगुलेशन भी सुटेबल होता है, सो नॉट नेसेसरीली क्वाड्रिलेटरल जो है उस स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वही नहीं होता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को आप इनकरेक्ट मान सकते हैं। तो 1 और 2 करेक्ट होगा, 20 का सही आंसर होगा। बैलेंसिंग ऑफ साइट लेंथ फॉर ए बैक साइट एंड फोर साइट इज ड्यू टू eliminate the error due to डन टू, अच्छा सॉरी ये दिख नहीं रहा है, बैलेंसिंग द साइट लेंथ फॉर बैक साइड एंड फोर साइड
डन टू एलिमिनेट द एरर, किस एरर को एलिमिनेट करने के लिए ये क्या फोर साइड और बैक साइड का बैलेंसिंग किया जाता है, तो कार्वेचर और रिफ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाता है ये करने से। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी मॉड्यूलर कैनाल आउटलेट। सेमी मॉड्यूलर कैनाल आउटलेट जो होता है वो आपका पाइप आउटलेट डिस्चार्जिंग फ्रीली इन द एटमॉस्फेयर, सेमी मॉड्यूलर, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट होगा, पाइप आउटलेट डिस्चार्जिंग फ्रीली इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए मशीनरी डैम ऑफ ए ट्रेंगुलर सेक्शन हुज बेस विड्थ इज बी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एस विल बी, ठीक है। बेस विड्थ बी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इसमें ये आपका इरिगेशन से है डैम का क्वेश्चन, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी रूट अंडर एस, ठीक है, वहाँ से निकालते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज द इंटायर फील्ड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेवल्ड प्लॉट। लेवल्ड प्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, उसको चेक मेथड कहते हैं, चेक मेथड ऑफ इरिगेशन। ग्रेविटी डैम इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द फाउंडेशन इज, ऑब्वियसली बात है फाउंडेशन जब स्ट्रांग होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ग्रेविटी डैम क्या होता है, मैसिव होता है, काफ़ी वेट होता है, और वो सेल्फ वेट के कारण ही अपना स्टेबिलिटी गेन करता है। तो उसके लिए साउंड रॉक चाहिए फाउंडेशन में, स्ट्रांग चाहिए, है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन सुपर पैसेज द फुल सप्लाई लेवल एफएसएल ऑफ द कैनाल, एफएसएल ऑफ द कैनाल जो होगा वो हमेशा लोअर देन द आउटर साइड ऑफ द ट्रफ कैरिंग ड्रेनेज डिस्चार्ज, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप भी इसमें देखिए इसका आपने क्या मार्क किया है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 60 का। और क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है द रेशियो ऑफ the rate of change of discharge of an outlet to the rate of change of discharge of the distributary, तो dq upon q डिवाइडेड बाय d स्मॉल q upon q, मतलब आउटलेट अपॉन डिस्ट्रीब्यूटरी का रेशियो को ही कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, तो d इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारे का डेफिनेशन से ही इसका निकल के आ जाता है कि सेंसिटिविटी क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी तो आउटपुट अपॉन इनपुट हो जाएगा, तो इफिशियंसी कोई बात नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी और सेंसिटिविटी भी आप कमेंट में लिखिए कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो यू शुड नो ऑल द थिंग्स, नॉट ओनली फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज प्रिफर्ड इन एक वैली कर्व। वैली कर्व में हमेशा क्यूबिक पैराबोला यूज करता है और सबमिट कर्व के लिए सिंपल पैराबोला। तो सिंपल पैराबोला सबमिट कर्व के लिए और क्यूबिक पैराबोला जो होता है वो वैली कर्व के लिए होता है, जो कि अकाउंट फॉर करता है किसके, इम्पैक्ट और जर्किंग को, इम्पैक्ट और जर्किंग को। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेसिडुअल क्लोरीन कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑर्थोटोलाइडिन टेस्ट। ऑर्थोटोलाइडिन टेस्ट जो होता है वो आपका रेसिडुअल क्लोरीन को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 जो है ये कह रहा है कि ए ब्रॉड गेज की बात कर रहा है ट्रैक में विथ स्लीपर डेंसिटी m+3 में ये रहता है। इसको मतलब स्लीपर डेंसिटी को दिखाने का जो स्टैंडर्ड तरीका है m+3 m+6 इस तरह से रहता है। तो यहाँ m+3 दिया हुआ है। द विड्थ ऑफ द स्लीपर इज 20.25 सेंटीमीटर विड्थ दिया हुआ है। फाइंड द मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट कुशन का मिनिमम डेप्थ आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन अगर आप यहाँ देखें तो मैं सॉल्व कर रखा हूँ 64। तो m+3 आपका लेंथ ऑफ द वन रेल दिया हुआ है 13 मीटर, 12 पॉइंट कुछ होता है तो 13 मीटर ले लिया इन्होंने। तो 13 मीटर लेंथ आपको दिया हुआ है। तो m+3 तो ये जितना भी लेंथ होता है दैट इज 13 + 3, तो 16 स्लीपर आ जाएगा आपका एक रेल लेंथ में। कितना, 16 स्लीपर। तो सेंटर टू सेंटर स्लीपर स्पेसिंग S इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी आपका रेल लेंथ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लीपर -1। तो रेल लेंथ 13 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो 1300 डिवाइड बाय 60 - 1 यानी 15, तो ये 86.67 निकल के आ रहा है। और बेलास्ट का डेप्थ निकालेंगे तो S - W/2, तो ये 33.21 निकल के आ रहा है। नियरेस्ट इसका 30 है, तो मेरे हिसाब से B होना चाहिए, बट आप इसको भी मैं स्टार करता हूँ कि आप इसका कमेंट करके आंसर दीजिए कि आपने इसका क्या मार्क किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 एट ए सर्टेन स्टेशन द मीन of the average temperature is 25 degrees centigrade and the mean of the maximum daily temperature is 40 degrees centigrade. What is the airport reference temperature? ART, airport reference temperature पूछा है। इसको भी मैं यहाँ
निकालने की कोशिश किया हूँ। ART जब आप निकालेंगे तो फार्मूला दिया रहता है कि TA प्लस TM माइनस TA डिवाइड बाय 3। तो TM जो है आपका मीन एवरेज टेम्परेचर है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर जो है वो आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट 30 डिग्री, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी जो क्वेश्चन है 65 से आगे उसको मैं कैरी ओवर करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। 65 से जो 125 क्वेश्चन टोटल है, तो 65 मैं इस पार्ट में कवर किया हूँ। नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन कवर करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय।